आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नए चैप्टर से। चैप्टर 10 है ये, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, उसी का ये एक्सटेंशन है। तो इसमें ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी का, या डाइवर्जेंस और कर्ल वेक्टर क्वांटिटीज का, इसकी स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि डिफाइन पॉइंट फंक्शन। फंक्शन अभी तक आपने पढ़े हैं, स्केलर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शंस हैं। अब यह है कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है, और दूसरा है कि स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स क्या होती हैं। क्योंकि आप ये वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो इसमें स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है, तो दोनों का डिस्कशन होगा। तो पहला ये है कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेसिबल एज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड विच कैन एज्यूम वन और मोर डिफिनिट वैल्यूज एट ईच पॉइंट ऑफ ए रीजन ऑफ स्पेस। रीजन ऑफ स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर एक मैं ऐसे फिगर बनाया आपका कि एक स्फेयर है और यहाँ पर एक हम हीट सोर्स रख दें। यहाँ पर एक हीट सोर्स है आपका, जिससे हीट ये ऊपर की तरफ निकल रही है और ये स्फेयर को हीट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो आप यहाँ देखिए कि जो पॉइंट सरफेस के, स्फेयर के हीट के नजदीक होंगे, क्लोज होंगे, जैसे ये हुए, या अंदर भी चले जाइए। मान लीजिए सॉलिड है ये, किसी तरह स्टैंड पे करके इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया गया हीट सोर्स पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट सरफेस के हीट के पास होंगे उन पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जो दूर होंगे उन पे टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। टेम्परेचर की बात करें क्योंकि हीट सोर्स पे रखा हुआ है। तो ये टेम्परेचर कैसा हुआ, पॉइंट फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट सरफेस का बदल रहा है तो टेम्परेचर की वैल्यू बदल रही है, और टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर से एक बार समझना है इसको कि फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेसिबल, या फिजिकल क्वांटिटी एज ए टेम्परेचर ले रहे हैं, या आगे चल के वेलोसिटी लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेसिबल एज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन and which can assume one or more definite values at each point of the region of space, right। ये तो हमने सॉलिड स्फीयर लिया है, कोई भी स्पेस ले सकते हैं आप। is said to be a point function। point functions are of two kinds, दो काइंड के होते हैं। स्केलर पॉइंट फंक्शन, जैसे हमने टेम्परेचर का आपको एग्जांपल दिया कि डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यू होगी। एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कंसर्न, जैसी फिजिकल क्वांटिटी कंसर्न होगी वैसा हम उसको पॉइंट फंक्शन कहेंगे। अब देखिए, स्केलर और वेक्टर फील्ड क्या होती है। जैसे ये आप देख रहे हैं टेम्परेचर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पे, स्फीयर पे, तो ये स्फीयर इसके लिए पूरी फील्ड बना देगा। आप स्फीयर को कहीं भी टच करेंगे कुछ ना कुछ आपको हीट महसूस होगी, उसको जब छुएंगे तो गर्म महसूस होगा आपको, ठीक है। तो वो एक पूरी फील्ड बन गई है। ऐसे ही एक होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, कि जैसे कोई चीज यहाँ से छोटी नीचे की तरफ गिर जाती है, क्यों, कि फील्ड बनी हुई है, दिखती नहीं है लेकिन एक महसूस होती है कि हाँ नीचे खींच लिया गया। एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, जिसे मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड भी कहा जाता है, कि मैग्नेट रखा हुआ है, थोड़ी दूर पे आपने निडल रखी आयरन की, वो तुरंत खींच लेता है। इसका मतलब कोई ना कोई फील्ड है। फील्ड यानी एक प्रकार का प्रभाव जिसे कहेंगे, प्रभाव रहता है उसका, ठीक है। तो देखिए, द रीजन स्पेसिफाइंग द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ए फील्ड। उस रीजन को, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। द रीजन स्पेसिफाइंग द फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करता है, राइट। द स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द नेचर, स्केलर और वेक्टर ऑफ क्वांटिटी कंसर्न इन द स्पेसिफाइंग रीजन आर। ये रीजन आर हो गया आपका पूरा इसमें, ठीक, कि जो क्वांटिटी जो है स्पेसिफाई रहेगी उसी के अकॉर्डिंग उसको फील्ड कहा जाएगा कि ये स्केलर फील्ड है या वेक्टर फील्ड है। द एग्जाम्पल ऑफ फील्ड इज टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी मीडियम आर। किसी मीडियम में टेम्परेचर हो, ऐसा नहीं तो एटमॉस्फेयर बहुत गर्म होता है तो पूरा वो स्केलर फील्ड बना के रखता है, पूरी हवा गरम गरम चल रही होती है एकदम, ठीक। तो आर इज कॉल्ड स्केलर फील्ड। द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर फील्ड्स आर ग्रेविटेशनल फील्ड, द मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपकी स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स की। लास्ट वाली वेक्टर फील्ड की, टेम्परेचर का एक आपने जो है स्केलर फील्ड का दे दिया एग्जाम्पल। अब आते हैं लेवल सरफेस क्या होता है। देखिए, अभी जो आपने पढ़ा यहां पर वो ये था कि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट टेम्परेचर होगा, लेकिन ऐसी कुछ स्पेस में पॉइंट हो सकते हैं, कुछ सरफेस हो सकती है ऐसी कि जहां पर इक्वल हो टेम्परेचर, या इक्वल हो ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो उस जहां पर इक्वल होगा उसे कहेंगे हम लेवल सरफेस। जैसे देखिए, लेट अस अज्यूम
that f is continuous point function through any point P of the region considered, we can draw a surface such that at each point on it f has the same value as that at P. यानी P पॉइंट पर जहां पर ये है, जैसे P पॉइंट है, यहां पर जो टेम्परेचर है, अगर इसके आसपास हम यहां पर कोई और सरफेस क्रिएट कर दे, हर पॉइंट चाहे Q पॉइंट हो, चाहे R पॉइंट हो, चाहे L पॉइंट हो, अगर पूरे सरफेस पे एक ही टेम्परेचर आपका आ रहा है, सेम आ रहा है वैल्यू, यानी f यहां पर पॉइंट फंक्शन लिया गया, ये वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है। फिर से देखिए, लेट अस अज्यूम दैट f इज ए कॉन्टिन्यूअस पॉइंट फंक्शन, चाहे स्केलर हो या वेक्टर हो, through any point P of the region considered, we can draw a surface such that at P each point on it the function f has the same value as that at P. जैसे P पे वैल्यू ऐसे सारे पॉइंट पे सरफेस के है, such a surface is called level surface. ऐसे सरफेस को हम लेवल सरफेस कहते हैं of the function, उस फंक्शन का, राइट। An equation of the type phi xy is equal to c, क्योंकि 3 डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं, तो ये 3 डायमेंशनल सरफेस होगी जो कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगी। यहाँ c ले लेते हैं, एक कांस्टेंट की तरह इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे स्फीयर की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सरफेस की इक्वेशन है, सरफेस की इक्वेशन में तीनों वेरिएबल रहेंगे आपके, ठीक। तो एन इक्वेशन ऑफ द टाइप phi xy z equal to c for arbitrary values of constants in the domain of phi represents a family of surfaces in 3-dimensional spaces. सरफेस तो बहुत होंगी, फैमिली ऑफ सरफेस होंगी, लेकिन लेवल सरफेस उसको कहेंगे जहां पर f की वैल्यू आपकी सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल दिया आइसोथर्मल सर्फेसेस, आइसोथर्मल यानी जहां पर उनका टेम्परेचर सेम हो, बिल्कुल पूरा एक जैसा हो। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, पोटेंशियल सेम हो, फॉर टेम्परेचर एंड पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली, इनका नाम होता है इक्विपोटेंशियल सर्फेस है या आइसोथर्मल सर्फेस है, राइट, रिस्पेक्टिवली टेम्परेचर और पोटेंशियल के लिए। अब बात करते हैं कि इन 2 डायमेंशनल, अगर 2 डायमेंशनल में होंगे, 2 डायमेंशनल, द सेट ऑफ पॉइंट्स एट विच f has the same value constitutes a plane curve called a level curve or contour। हाँ, अगर ये चीज मान लीजिए प्लेन में हो, केवल आपके पास x एक्सिस हो, केवल y एक्सिस हो, यहाँ पर ऐसे कोई कर्व बनाया आपने, ठीक है, मान लीजिए कर्व C है, यहाँ पर f की वैल्यू वही है जो यहाँ पर, यानी इस C के हर पॉइंट पर f की वैल्यू सेम है, लिखा हुआ है द सेट ऑफ पॉइंट्स एट विच f has the same value, f की सेम वैल्यू हो पूरे पॉइंट्स पे, अगर इन पॉइंट को मिला दिया जाएगा तो कंस्टिट्यूट ए प्लेन कर्व, मिलाने पर एक कंस्टिट्यूट कर देंगे, बना देंगे, क्या बना देंगे, एक प्लेन कर्व कॉल्ड ए। अब ये जरूरी नहीं कि आपका ये क्लोज हो, लेकिन यहाँ पर लिखा कंटूर को जनरली हम क्लोज लेते हैं, ठीक, वैसे लेवल कर्व कह सकते हैं, सिंपल हो तो कर्व कॉल्ड ए लेवल कर्व और कंटूर, हम उसे लेवल कर्व या कंटूर कहेंगे। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन वेक्टर ऑपरेटर। वेक्टर ऑपरेटर क्या है और वेक्टर कैलकुलस में उसका क्या रोल है, ये समझेंगे। देखिए, जो अभी आपने पढ़ा था, जैसे कि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो आप इसको डिफरेंशिएट करते थे तो ये कहते थे ddx ऑफ y, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन इसका ये है ddx ऑफ y, जनरली पढ़ते dy by dx है, सही में पढ़े तो ddx ऑफ y, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया आपने तो ये कहा कि ddx ऑफ fx हो गया, जिसको जनरली हम लोग f डैश x, ये एक्चुअली fx एक स्केलर फंक्शन है ना, इसमें i है ना j है ना z के है। अब जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर देखा एक फोर्स लिखा, तो वेरिएबल फोर्स लिखा, तो एक्स वाई आई लिख दिया, माइनस वाई जेड के हो गया, प्लस एक्स के हो गया, जे हो गया, यहाँ पर ये के हो गया। तो देखिए बता रहे हैं कि फोर्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स वाई है, वाई जे के यानी कि माइनस वाई जेड आ रहा है, अपोजिट टू वाई है ये, और ये एक्स है अलॉन्ग के जेड एक्सिस है, तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है एफ, राइट। तो अगर आपको ग्रेडियंट निकालना है, यानी जैसे ग्रेडियंट होता है ये एक प्रकार से स्लोप होता है, जैसे यहाँ पर आप dy बाई dx निकालते हैं ना, तो स्लोप होता है। स्लोप क्या बताता है, या dy बाई dx क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है कि y का जो है वो रेट ऑफ चेंज क्या है। तो उसी तरीके से अगर हम इसका रेट ऑफ चेंज निकालना चाहें तो ये फंक्शन 3 का है, यानी कि x का भी, y का भी और z का भी, और तीनों डायरेक्शन है, i है, j है और k है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे तो आपको डेल एफ बाई डेल एक्स लेना होगा, डेल एफ बाई डेल वाई लेना होगा, डेल एफ बाई डेल जेड, तीनों डायरेक्शन में इसके डेरिवेटिव
लेने होंगे जब डिफरेंशिएट करेंगे हम, ठीक। तो अब इसमें एक एक करके नहीं करेंगे, इसके लिए हमने एक वेक्टर ऑपरेटर डेवलप कर लिया। जैसे ये स्केलर ऑपरेटर है ddx, ddx एक ऑपरेटर होता है जिसे स्केलर ऑपरेटर कहते हैं। तो यहां हमने डेवलप किया है एक वेक्टर ऑपरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया डिफाइन वेक्टर ऑपरेटर। द वेक्टर ऑपरेटर डेल, इसको पढ़ते क्या है, डेल, और ये उल्टा डेल्टा की तरह बनाते हैं, डेल पढ़ते हैं इसको, ठीक। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिनोटेड बाय द सिंबल दिस इज डिफाइंड एज, अब इसकी डिफिनीशन क्या है, देखिए, डेल इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, या आई पहले लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक। यानी तीनों इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, नोन एज डेल और नेबुला भी कहते हैं, NABLA। इसको कम यूज करते हैं शब्द को, डेल को ज्यादा यूज कर लेते हैं कि भी इसको डेल पढ़ेंगे। इट इज आल्सो नोन एज ग्रेडियंट ऑपरेटर भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि देखिए dy बाई dx जब आप निकालते थे तो स्लोप निकलता था, याद होगा, स्लोप को ये स्लोप डिफाइन करता है, स्लोप को ही ग्रेडियंट भी कहा जाता है, यही रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड करता है आपको। तो अब हम आते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है, क्योंकि ये ग्रेडियंट ऑपरेटर भी है तो ग्रेडियंट भी हम समझ लेते हैं। तो जब हम स्केलर क्वांटिटी कोई लेंगे, द ग्रेडियंट क्या हुआ, इफ फाई एक्स वाई जेड ए स्केलर function be defined and differentiable at each point x y z in a certain region of space, then gradient of phi written as del phi, कैसे लिखते हैं, del phi, और grade phi भी लिख दिया जाता है, is defined by del phi is equal to I del by del x प्लस, यहाँ del की वैल्यू पुट कर दीजिए, phi आपका बाहर लिखा हुआ है, phi को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो I del phi by del x, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो I del phi by del x प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड, या शॉर्टकट नोटेशन कहते हैं। ग्रेड फाई इज इक्वल टू, हमने इसमें सिग्मा लगा दिया इसको लेकर के। सिग्मा जब लगाते हैं तो पहला ही कंपोनेंट लिखा जाता है, बाद के दो उसी के अंदर हिडन हो जाते हैं, छुप जाते हैं, यानी कि तो सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा लगा दिया, सिग्मा आई डेल फाई बाई डेल एक्स, उस पहला ही लिखा गया। ऑटोमेटिक होगा कि जब सिग्मा ओपन करेंगे तो जे डेल फाई बाई डेल वाई आ जाएगा और के के साथ डेल फाई बाई डेल जेड आ जाएगा। The grade phi of a differentiable scalar field is a vector field, यानी ये वेक्टर रहेगा क्योंकि ग्रेडियंट में क्या आ गया, आई जे के is a vector field, and components of the vector grade phi, यानी अब phi स्केलर है लेकिन ग्रेड phi वेक्टर है, और इसके कंपोनेंट क्या होंगे, जो i का कोफिशिएंट होगा डेल फाई बाई डेल एक्स, जे का कोफिशिएंट डेल फाई बाई डेल वाई, और k का कोफिशिएंट डेल फाई बाई डेल जेड, ये ग्रेड phi के कंपोनेंट्स है। एक्चुअली ग्रेड फाई जो है वो रेट ऑफ चेंज बताता है हर डायरेक्शन में, कि जो क्वांटिटी है, जैसे टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर जैसे कोई हीटर, आपका हीटर है, उसमें हीट निकल रही है तो सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ हीट लगेगी, लेफ्ट में, राइट में, या इधर उधर डायरेक्शन में बराबर तो नहीं होगी, लेकिन हाँ उसका रेट ऑफ चेंज आप इस मेथड से निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में कितना रेट ऑफ चेंज आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज ए ग्रेडियंट। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 में। एग्जाम्पल नंबर 1 में भी करते हैं इसको हम। एग्जाम्पल 1 में कि फाइंड ग्रेड फाई, वही ग्रेडियंट फाई आपको निकालना है एट द पॉइंट 1, -1 और 2 पर। फाई की वैल्यू देखिए आपको दी हुई है, फाई किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। ग्रेड फाई लिखा, डेल की वैल्यू पुट कर दी और फाई लिख दी, ना डॉट लगाएंगे ना क्रॉस लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कुछ नहीं लगेगा इसमें। अब ये जो है पूरा पूरा फाई है और ये तीनों पे जाएगा, यानी कि डेल बाई डेल एक्स पे भी जाएगा, इंपोज होगा, डेल बाई डेल वाई पर भी इंपोज होगा और डेल बाई डेल जेड पे भी होगा। तो आई डेल बाई डेल एक्स, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर, इसी तरीके से दूसरा टर्म, इसी तरीके से तीसरा लिख लेंगे। पहले में जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो केवल x के रिस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पिछले वीडियो में हमने बताया है आपको, पिछला वीडियो यानी कि जो चैप्टर 9 था उसमें लास्ट आर्टिकल ही पार्शियल डिफरेंशिएशन का था। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा और वाई क्यूब का 0 हो जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो i टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखिए i टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आप दोनों का डिफरेंशिएशन कर लेंगे इसका आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। अब जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे, यानी कि जब डेल फाई निकालेंगे तो ये वेक्टर फंक्शन होगा, वेक्टर में आएगी वैल्यू इसकी, और एक्स वाई जेड भी होगा। लेकिन आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि एट द पॉइंट, पॉइंट कौन सा दिया गया आपको, पॉइंट आपके पास है 1, -1 और 2, तो ये x से रिप्लेस हो जाएगा, ये y से हो जाएगा और ये वाला z से। x की जगह 1 रखेंगे,
y की जगह -1 और z की जगह 2 रख देंगे। तो ये आपका सब जगह वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 7i -3j 7i -3j प्लस 4k, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें प्रॉपर्टी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 में कि अगर दो फंक्शन है हमारे पास phi1 एंड phi2 और दोनों डिफरेंशिएबल है तो उनका ग्रेडियंट क्या होगा, उनके समेशन का या उनके डिवीजन का। तो बहुत सिंपल है, इफ phi1 एंड phi2 आर टू डिफरेंशियल स्केलर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड देन प्रूव दैट, ये दोनों प्रूफ करने हैं कि ग्रेडियंट ऑफ phi1 प्लस phi2 जो है वो ग्रेड phi1 प्लस ग्रेड phi2, और सेकंड है आपके पास ग्रेडियंट ऑफ, एक्चुअली यहाँ इनटू का साइन होना चाहिए, ग्रेड phi1 इंटू ग्रेड phi2 जो होता है वो phi2 ग्रेड phi1 प्लस phi1 ग्रेड phi2, और डिवीजन वाला भी पॉसिबल है, उसमें phi2 का स्क्वायर और phi2 माइनस डेल phi1, यहाँ माइनस होना चाहिए आई थिंक, माइनस phi1 ग्रेड phi2 एंड phi2 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट। और आई थिंक इसको सेल्फ सॉल्व करने के लिए कहा गया है तो इसे कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। एक हम करके दिखा दे रहे हैं, पहला वाला आपको। तो देखिए जैसे ये लिखा डेल लिख दिया और ये फाई, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर और ये जेड में, तीनों डिफरेंशियल में, तीनों ये अलग अलग हो गए। उसके बाद ये वाला कर दिया अलग अलग ऑपरेटर, इसको भी अलग ऑपरेटर कर दिया वाई में और इसका ऑपरेटर जेड में। अब एक्स आई जो phi1 वाले हैं पहले पहले टर्म उनको एक जगह कर लिया, और जो phi2 वाले हैं जो बाद वाले हैं सेकंड नंबर को अलग कर दिया दोनों को। तो एक को अलग और दूसरे को फिर अलग कर दिया phi1 phi2 का। तो ये ऑटोमेटिक क्या लिखा हुआ देखिए, तो ग्रेड phi1 प्लस ग्रेड phi2, इसका मतलब है ग्रेड ऑफ, अगर फार्मूला याद रखिए कि अगर हम ग्रेड ऑफ phi1 प्लस phi2 कहीं लेते हैं तो हो जाएगा ग्रेड ऑफ phi1 प्लस ग्रेड ऑफ phi2। जस्ट ये ऑपरेटर आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके ऊपर। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अब डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। इसमें यह है कि डिफाइन डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है? एक्चुअली डाइवर्जेंस हम वेक्टर क्वांटिटी का लेते हैं और डाइवर्जेंस फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अगर इसमें आप देखें तो वेक्टर क्वांटिटी ही लेंगे, और फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से डाइवर्जेंस में ये होता है कि जैसे फ्लूइड आपका एक पाइपलाइन में है, एक पाइपलाइन में फ्लूइड है और इधर से इन कर रहा है और इधर से आउट कर रहा है, तो समटाइम्स कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जो एक्सपैंड कर जाते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्रेस कर जाते हैं कि वैल्यू कम हो जाती है, आउटपुट कम आता है। तो ये पता लगाने के लिए हम डाइवर्जेंस यूज करते हैं कि प्लस में हो रही है वैल्यू या माइनस में हो रही है। इसीलिए जो उसका क्वांटिटी निकालते हैं तो ये एज ए स्केलर कहलाती है आपकी, स्केलर। तो इसीलिए आपका जो डाइवर्जेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो कैसे डिफाइन करते हैं इसको डाइवर्जेंस के लिए? द डाइवर्जेंस इफ, एक्चुअली यहां पर ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग का, यहां v होना चाहिए। v इज इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस v3k। यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी ली गई है, v इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस v3k be defined and differentiable at each point x, y, z in a certain region of space. Then the divergence of v written as div v or del dot v is defined by, अब देखिए div v लिखते हैं इसको या del dot v लिखते हैं, और डिफाइन कैसे करते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू del dot v। तो i कैसे लिखेंगे? देखिए पहले del की वैल्यू पुट कर देंगे और v रहेगा, ठीक है। अब यहां पर v को इन साइड ले जाएंगे, यहां पर एक डॉट लगना चाहिए, डॉट नहीं लगा नोट्स में, थोड़ा सा मिस्टेक है। i डॉट del v बाई del x, क्योंकि डॉट जो है वो वेक्टर के बीच में आता है। i वेक्टर क्वांटिटी है, जब v को आप इसके ऊपर इंपोज करेंगे तो del v बाई del x भी वेक्टर बन जाएगा। इसी तरीके से j डॉट del v बाई del y होगा प्लस k डॉट del v बाई del z होगा। तो जब इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखेंगे तो पहला कंपोनेंट लिखेंगे, दस डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू, ध्यान से देख लें, डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू सिग्मा i डॉट del v बाई del x। ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसको याद करके रखना है आपको कि डाइ v इज इक्वल टू सिग्मा i डॉट del v बाई del x। ठीक, अब क्या करते हैं यहां पर हम कि कंपोनेंट फॉर्म वाला यूज करते हैं जो ऊपर लिखा गया था कि इफ वी टेक v इज इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस v3k कंपोनेंट फॉर्म में,
तो डेल डॉट वी दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ वी इज इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये हमने डेल की वैल्यू पुट कर दी और डॉट वी के कंपोनेंट फॉर्म में पुट कर दिया। अब जो प्रोडक्ट हम लेंगे वो आई आई के बीच में, जे जे के बीच में, के बीच में, तो इसका जाएगा तो इसके साथ, ठीक। तो आई आई तो 1 हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, डेल v1 बाई डेल एक्स। इसी तरीके से v2 जे आएगा, यहां पर जे 1 हो जाएगा, डेल v2 अपॉन डेल y हो जाएगा, और इसी तरीके से थर्ड वाले का के 1 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा k प्लस के, नहीं आना चाहिए के, क्योंकि के डॉट 1 हो जाएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, के डॉट के जो है वो 1 हो जाएगा। तो डेल v1 बाई डेल एक्स प्लस डेल v2 अपॉन डेल y प्लस डेल v3 अपॉन डेल z। ये फार्मूला है, इसे याद करना है, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आपके। द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर v इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसा देख रहे हैं आप कि यहाँ पर कोई भी i j k नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, स्केलर होगी। और ऊपर से भी कह सकते हैं, यहाँ देखा होगा जब i डॉट लगा हुआ है तो ये स्केलर क्वांटिटी ही होगी, ठीक। तो अब देखते हैं, इसमें कुछ रिमार्क भी दिए हुए हैं आपके। रिमार्क 1 में क्या है, ए वेक्टर v इज सेड टू बी सोलेनोइडल वेक्टर, सोलेनोइडल वेक्टर कहेंगे v को, और हम डाइव फ्री भी कह सकते हैं, डाइव फ्री इफ डाइवर्जेंस v इज इक्वल टू 0, यानी ना तो कंप्रेस हो रहा है ना एक्सपैंड हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यानी ऐसा फ्लूइड हमारा है कि डाइवर्जेंस अगर उसका निकाला, उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो ना तो वो एक्सपैंड कर रहा है कि प्लस में आए, ना आपका कंप्रेस हो रहा है कि नेगेटिव में आए, तो इसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहेंगे। जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है। रिमार्क 2 में आइए, इफ v, w बी टू डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, अगर हम इनका डाइवर्जेंस ले दोनों का, तो डेल डॉट v प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल डॉट v, यानी अलग अलग हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, v का डाइवर्जेंस प्लस w का, डेल डॉट v प्लस डेल डॉट w हो जाएगा आपका। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 2 में चलते हैं, एक एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में ये है कि इफ f इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस 2 एक्स क्यू वाई जेड, यहाँ j होना चाहिए, j प्लस 3 वाई जेड स्क्वायर के, फाइंड डाइवर्जेंस एट द पॉइंट 1 माइनस 1 1। डाइवर्जेंस निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, 1 माइनस 1 और 1 पे। तो कैसे निकालेंगे, अभी फार्मूला बताया मैंने आपको यहाँ पर कि डेल v1 बाई डेल एक्स प्लस डेल v2 अपॉन डेल y प्लस डेल v3 अपॉन डेल z। तो यहाँ पर f हो जाएगा, या कंपोनेंट डायरेक्ट रख दीजिए, ये वाला f1 की तरह हो गया, ये f2 की तरीके हो गया j का कोफिशिएंट, और ये आपका जो है f3 की तरीके से हो गया। यानी अगर हम यहाँ पर लिख रहे होते f को, तो f1i प्लस f2j प्लस f3k ऐसे आ जाएगा। तो जब डाइवर्जेंस निकालेंगे आप, तो डेल बाई डेल एक्स, जैसे वहां v1 है, यहां देखिए v1 है, तो यहां पर f1 हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई 2x क्यूब वाई जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और इनका जो f3 है थर्ड वाला माइनस 3y जेड स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका y स्क्वायर आएगा, y एज ए कांस्टेंट रहेगा x के रिस्पेक्ट में, इसका y में करेंगे तो 2x स्क्वायर जेड, और इसका माइनस 6y जेड, बिल्कुल सही है। देयरफॉर डाइवर्जेंस एट 1 माइनस 1, वैल्यू पुट कर दीजिए, x की 1, y की माइनस 1 और z की 1। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा, राइट। तो ये इसका आंसर हुआ न्यूमेरिकल, और ये वैल्यू स्केलर आएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आगे याद रखना होगा आपको, और अभी प्रूफ कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली यूज होता रहता है। प्रूव दैट डाइवर्जेंस, मिस्टेक है थोड़ा, टाइपिंग मिस्टेक है, वेक्टर r होना चाहिए। प्रूव दैट डाइवर्जेंस r इज इक्वल टू 3। क्या प्रूफ करना है, डाइव r इक्वल टू 3। डाइवर्जेंस जो होता है, r वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे करेंगे, देखिए वी नो वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो जब डाइवर्जेंस ऑफ r निकालेंगे आप, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि i का कोफिशिएंट x, डेल बाई डेल y सेकंड y आ जाएगा, और डेल बाई डेल z थर्ड आ जाएगा। तो सब में 1 1 1 आएगा, यानी वैल्यू 3 हो गई। तो आप हमेशा याद रखिए इस फार्मूले को कि डाइवर्जेंस ऑफ r, यानी जो वेक्टर क्वांटिटी है, r दो तरह के होते हैं, एक r स्केलर भी होता है, मॉड r अगर कर दिया जाए तो ये स्केलर हो जाएगा, तो स्केलर की वैल्यू अलग आती है, वो नोट नंबर 1 में दिया हुआ है। नोट नंबर 1 में इफ r x y z बी ए पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, देन r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, then we have
डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू आई, हाँ बिल्कुल सही है। डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जे, डेल आर अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू के। कोई मुश्किल नहीं, देखिए प्रूफ करना है इसके लिए। अगर आप देखें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अगर वेक्टर आर को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स का 1 हो जाएगा, आई तो बचेगा और ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे आपके। तो इसका मतलब है आई आया। तो याद रखिएगा इस फार्मूले को कि डेल आर अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा आई होती है, लेकिन आर को वेक्टर होना चाहिए, स्केलर नहीं। स्केलर से वैल्यू बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी, देखिए यहां बताते हैं आपको। अगर हम आर लेते हैं मॉड, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां देखिए क्या आएगा, टू आर आएगा पहले, और डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू टू एक्स आ जाएगा, और कुछ नहीं आएगा यहां पर। इधर राइट में कुछ नहीं आएगा, केवल 2x आएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि y और z का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 2 कैंसिल कर दीजिए। तो ये बताता है आपको कि डेल आर अपॉन डेल एक्स, आर वेक्टर नहीं है, स्केलर है, ध्यान देते रहिएगा। तो ये x अपॉन आर हो जाएगा। इसीलिए देखिए लिखा गया है बिल्कुल यहां पर कि डेल आर अपॉन डेल एक्स जो है वो x अपॉन आर है, डेल आर अपॉन डेल वाई जो है वो y अपॉन आर है, डेल आर अपॉन डेल z जो है वो z अपॉन आर है। लेकिन ये स्केलर आर है और वो जो आपका है वो वेक्टर आर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल अभी हम और करेंगे इसमें, इसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे, आप कर सकते हैं। ठीक, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि सिग्मा का देखिए कैसे यूज कर रहे हैं, इसी एग्जाम्पल 4 में आप सीख जाएंगे। प्रूव दैट डाइवर्जेंस ए क्रॉस आर इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो डाइवर्जेंस लेना है तो एक मिस्टेक है, यहां पर डॉट होना चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर। शॉर्टकट नोटेशन में लिखेंगे, यहाँ कंपोनेंट फॉर्म नहीं अवेलेबल है हमारे पास, तो कंपोनेंट नहीं लगाएंगे, हम सिग्मा वाला रूल लगाएंगे, शॉर्ट हैंड। आई डॉट डेल बाई डेल एक्स और ए क्रॉस आर, ये डाइवर्जेंस का शॉर्ट हैंड नोटेशन से फार्मूला है, सिग्मा आई डॉट डेल बाई डेल एक्स, और जिस क्वांटिटी का डाइवर्जेंस हम ले रहे हैं, यहाँ किस क्वांटिटी का डाइवर्जेंस ले रहे हैं हम लोग, ए क्रॉस आर का। डाइवर्जेंस हम वेक्टर क्वांटिटी का लेते हैं और ग्रेडियंट हम लोग स्केलर क्वांटिटी का लेते हैं। ठीक, अब इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से ओपन कर देंगे। तो फर्स्ट डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस आर प्लस ए क्रॉस डेल आर अपॉन डेल एक्स। आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन है सिंपल सा। अब देखिए ये तो जीरो हो जाएगा पहला वाला, क्यों? क्योंकि ए कांस्टेंट वेक्टर दिया हुआ है आपको। तो आपके पास बचा आई डॉट ए क्रॉस डेल आर अपॉन डेल एक्स, और अभी अभी आपने बताया डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जो है वो आई होती है। देखिए यहां लिखिए ऊपर राइट में, ऊपर देखिए जहां पेन चल रहा है हमारा, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है। वेक्टर वाले की बात कर रहे हैं हम, ये वेक्टर आर है, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई हो जाएगी, यानी ये मिलके बॉक्स प्रोडक्ट बना देगा सिग्मा आई ए आई। क्या बना देगा? आई ए आई। और आई ए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि बॉक्स में अगर बॉक्स या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये जीरो हो जाएगा और ओवरऑल जीरो। अगर आप एक चीज और कहें कि सर वो बॉक्स ओपन करिए सिग्मा को, तो आई ए आई, अगर बॉक्स सिग्मा ओपन करते हैं तो जे ए जे प्लस के ए के, तो क्या हुआ? पहला भी जीरो, दूसरा भी जीरो, तीसरा भी जीरो। इसलिए सिग्मा में एक कैलकुलेशन करने से सिमेट्री हो जाती है। तो ओवरऑल ये हो गया। तो इस रिजल्ट को भी आप याद रखिएगा एग्जाम्पल 4 की, फ्रीक्वेंट यूज होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस इज जीरो। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। आज हम लोग बस केवल इतने ही रखेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और कर्ल की स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में होगी। और वैसे नोट्स आपके पास हैं, ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइए आप, क्वेश्चन नंबर 1, 2 लग जाएगा जो आज आपने पढ़ा। 1, 2 से लेकर जहां तक कर्ल के क्वेश्चन है उन्हें आप छोड़ देंगे, आज के लेक्चर में नहीं पढ़ा गया है। जो आपके डाइवर्जेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आप यहाँ फिल्टर कर लीजिए अपने आप से। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 तक आप देखिए, और क्वेश्चन नंबर 10 तक में जो भी क्वेश्चन पॉसिबल है आपसे सॉल्व हो जाए वो करिए। और नेक्स्ट लेक्चर में कर्ल भी पढ़ेंगे, कर्ल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस नहीं हो रहे होंगे आपसे वो सॉल्व करा देंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। 10A आप एज ए होमवर्क सॉल्व करिए इसको।